हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तब हमने समझा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि किस तरह से हम फूड को इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी उसको किस तरह से यूटिलाइज करती है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हमने दो तरह की न्यूट्रिशन पढ़ी थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होती है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो किस में होती है, एनिमल्स में होती है, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो एनिमल्स के अंदर किस टाइप की न्यूट्रिशन होती है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड होता है, तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात आती है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, एंड थर्ड चीज़ जो आती है दैट इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। So animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and utilization by the body. अच्छा, अब हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की हमें ज़रूरत होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो उनको हमें सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। तो यही प्रोसेस जिसके थ्रू जो फूड के कंपोनेंट्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं फूड के, उसको हम तोड़ देते हैं सिंपल कंपोनेंट्स में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम समझना चाहें कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि डाइजेशन क्या होती है। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका अलग अलग वे होता है फूड को लेने का। जैसे कि अगर हम बीज की बात करें, बीज और हमिंग बर्ड की बात करें, तो वो क्या करते हैं, दे सक नेक्टर, यानी कि वो फूलों का रस चूसते हैं, दे सक नेक्टर। अगर इन्फेंट्स की बात करें, जो इन्फेंट्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ह्यूमंस के भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के भी, जो इन्फेंट्स होते हैं, दे फीड ऑन द मदर्स मिल्क। ओके, तो वो मदर के मिल्क पे फीड करते हैं। अब जैसे स्नेक है, जैसे पाइथन है, तो वो क्या करते हैं, वो स्वेलो करते हैं अपने प्रे को, वो कच्चा ही निकल जाते हैं, तो वो होते हैं स्नेक्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की। तो एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, जो पानी में फूड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं उनको वो उस पर वो फीड करते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो जो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी में, उन पे वो फीड करते हैं। तो ये अलग अलग वेज हैं कि डिफरेंट वेज से किस तरह से फूड जो है वो इनटेक किया जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें समझनी चाहिए स्टारफिश के बारे में। तो स्टारफिश कुछ इस तरह की स्टार जैसी हमें दिखती है। ठीक है, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो है, डाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या है कि इसमें स्टारफिश किस पे फीड करती है, ऐसे एनिमल्स पे जिनके पास शेल होती है, जिनके पास शेल होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है उसके अंदर जो है सॉफ्ट एनिमल होता है। तो ये स्टारफिश क्या करती है, इस शेल को हटाकर उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको बाहर निकालती है। और ये क्या करती है, अपने माउथ से अपने स्टमक को बाहर निकालती है, अपने माउथ से अपने स्टमक को बाहर निकालती है। और जब स्टमक को बाहर निकालती है तो वो जो अंदर का सॉफ्ट एनिमल होता है उसको खाती है, और वापस से उसका स्टमक जो है उसकी बॉडी में वापस चला जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और थोड़ी अजीब भी है कि इस तरह से कैसे हो सकता है कि स्टारफिश में इस तरह से डाइजेशन होती है कि वो अपने स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकालती है, अपने खाना खाती है, और वापस से स्टमक को अपनी बॉडी के अंदर उसका चला जाता है स्टमक।
ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज थे जिस तरह से डाइजेशन होती है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है। तो हमारे अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक ट्यूब है या एक कैनाल है जिसमें जो हमारे माउथ से शुरू होती है और एनएस पे जाके ख़त्म होती है। तो उस ट्यूब के थ्रू जो है फूड पास करता है, वहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है हमारा माउथ और बकल कैविटी, ठीक है, माउथ और बकल कैविटी। उसके बाद क्या आता है? हमारी फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद ईसोफेगस के बाद क्या आता है? हमारा स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम पे एंड होता है और उसके बाद आता है हमारा एनस। तो ये जो है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इज एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनता है। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो हमारे ग्लैंड्स कौन से हैं? लीवर जो कि हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। दूसरा है हमारा पैनक्रियास, ठीक है, लीवर है, पैनक्रियास है और एक हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स जो है वो एसोसिएटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स को मिलाकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनता है, ठीक है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज़ है ये क्या है? बक्कल कैविटी, ठीक है। सबसे पहले आती है बक्कल कैविटी। उसके बाद आपको ये पाइप दिख रही है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के नीचे क्या आता है? दिस इज स्टमक, ठीक है। स्टमक के नीचे जो है हमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैनक्रियास, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा लीवर और लीवर के नीचे ही यहाँ पे हमें दिखेगा गॉल ब्लैडर। देन उसके बाद क्या है? ये जो है ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में क्या है? एनस। तो आप देख सकते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले बकल कैविटी जो जिसमें माउथ आता है, हमारे टीथ आते हैं, टंग आती है, ये सब हमारे बकल कैविटी के अंदर होते हैं। फिर ईसोफेगस आता है जो कि फूड पाइप होती है। देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। और ग्लैंड्स कौन से हैं हमारे? लीवर हमारा ग्लैंड है, पैनक्रियास हमारा ग्लैंड है और यहाँ पे हमारे बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो 3 ग्लैंड्स हमारे हैं। तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। नाउ अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं माउथ एंड बकल कैविटी पर। तो हमारे माउथ में जो है हमारे टीथ होते हैं जिसके थ्रू हम क्रश करते हैं अपने फूड को। तो टीथ जो है पहले हमारे मिल्क टीथ आते हैं और उसके बाद जो है वो परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो कब टूट जाते हैं? जब हम 6 to 8 ईयर्स के होते हैं तो जो मिल्क टीथ है वो टूट जाते हैं और उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। देन इंजेशन, इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि खाने को अपने मुंह के अंदर लेने को हम या बॉडी के अंदर लेने को हम इंजेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे अलग अलग टाइप के टीथ्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। जो सबसे आगे वाले होते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर्स, देन आते हैं कैनाइन्स, देन आते हैं प्रीमोलर्स, और उसके बाद आते हैं मोलर्स। सो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। इंसीजर्स का काम क्या होता है? बाइट करना। ठीक है, बाइट करना, कुछ भी हम खाते हैं तो सबसे पहले बाइट करते हैं हम इंसीजर्स के थ्रू। कैनाइन्स का क्या? कैनाइन्स जो है बहुत शार्प टीथ होते हैं और ये टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है वो क्रश करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ हैं और इनके फंक्शन हैं। फिर हमारे माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो हमारा स्टार्च है उसको तोड़ देता है सिंपलर शुगर्स में। ठीक है, स्टार्च को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको अगर हम एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं। हमने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, इसमें टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या रखना है? बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस डालने हैं। टेस्ट ट्यूब बी में हमने बॉइल्ड राइस तो डालने हैं, बॉइल्ड राइस पर इसको च्यू करके डालना है। ठीक है, बॉइल्ड राइस को च्यू करके हमें टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। फिर इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, 2-3 ml वाटर हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, वाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? आयोडीन टेस्ट करेंगे। इसमें भी हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालेंगे और इसमें भी हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो बॉइल्ड राइस वाला है जिसमें हमने आयोडीन डाला है, क्या डाला है? आयोडीन डाला है। तो आयोडीन डालने पर क्या होगा? ये कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन जो हमारा च्यूड वाला राइस था वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। इसका मतलब इसमें तो स्टार्च प्रेजेंट था इसलिए ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, लेकिन इसमें जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया सिंपल शुगर में। जब वो कन्वर्ट हो गया तो इसलिए उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो सलाइवा है वो क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। कौन कर देता है कन्वर्ट? सलाइवा। सलाइवा जो है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट बात आती है टंग की। हमारे माउथ में टंग भी होती है। टंग का क्या काम है? टंग का क्या काम होता है? टंग का काम होता है टेस्ट करना। ठीक है, हमारा जो फूड है उसको सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करना। ठीक है, और हमारी टंग में बहुत सारी टेस्ट बड्स होती है जिसकी वजह से हमें टेस्ट आता है चीज़ों का। तो सबसे आगे वाले जो टेस्ट बड्स होती है उससे स्वीट टेस्ट आता है, देन दिस वन इज सॉल्टी, देन सोर एंड देन लास्ट इज बिटर। तो यहाँ से स्वीट टेस्ट आता है, यहाँ से सॉल्टी टेस्ट आता है, यहाँ से सोर टेस्ट आता है और यहाँ से बिटर टेस्ट आता है। सो दिस वॉज अबाउट द माउथ एंड द बकल कैविटी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फूड पाइप। जो फूड पाइप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस ओ से स्टार्ट होता है, ओ साइलेंट है यहाँ पे। तो ईसोफेगस जो है वो हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है ईसोफेगस की, वहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट होती है जो हमारे फूड को नीचे की तरफ को पुश करती है। ठीक है, और ये मूवमेंट हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है कि जो मसल्स हैं वो क्या करती है? फूड को बेसिकली नीचे की तरफ को पुश करती हैं। फिर जो ईसोफेगस से फूड कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक में। स्टमक जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सबसे चौड़ा पार्ट जो है वो स्टमक होता है, और स्टमक जो है वो कैसा है? वो जे शेप का होता है। स्टमक जो है वो जे शेप का होता है। अच्छा, अब स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। तो स्टमक क्या क्या रिलीज करता है? स्टमक जो है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस और एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैप्सिन। ये क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो स्टमक रिलीज करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम जो है वो रिलीज करता है। तो अब इनका फंक्शन क्या है? म्यूकस जो है, अब हमारे स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है, तो एसिड की वजह से तो स्टमक की लाइनिंग जो है वो पूरी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसके लिए म्यूकस होता है। म्यूकस हमारी स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? जो फूड के साथ हमारे बैक्टीरिया आ गए हैं, जो फूड के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको किल करने में ये हेल्प करता है। और ये जो एंजाइम है पैप्सिन, इसको एक्टिवेट करता है, क्योंकि एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये वाला एंजाइम जो है ये एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह से ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और पैप्सिन क्या करता है? ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन्स को ये सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्टमक में जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अब हम समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, जो कि कितना 7.5 मीटर लॉन्ग है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर लॉन्ग है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से सिक्रेशन आती है, जैसे लीवर से और पैनक्रियाज से। तो लीवर से और पैनक्रियाज से जो है वो सिक्रेशंस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना तो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सिक्रेट करता है, ठीक है। तो लीवर जो है हमारा, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या होता है? बाइल एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो बाइल है इसकी स्टोरेज कहाँ होती है? इसकी स्टोरेज होती है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, बनता है लीवर में, ठीक है। और क्या फंक्शन है इसको? फैट्स को डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। और लीवर प्रेजेंट कहाँ होता है? लीवर जो है वो एब्डोमेन में होता है। अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के राइट साइड पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि ये जो है हमारा लीवर है, तो एब्डोमेन का अपर पार्ट है और ये राइट साइड पे जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और ये रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है और लार्जेस्ट ग्लैंड ये होता है, ठीक है। फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास जो है वो स्टमक के नीचे होता है। एक बार हम देख लेते हैं, ये जो स्टमक है, स्टमक के नीचे जो है ये पैनक्रियास प्रेजेंट है। तो पैनक्रियास जो है वो एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एक बार हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो यहाँ से मतलब पैनक्रियास से और लीवर से सिक्रीशंस जो है वो आती हैं। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट से हमने देखा था स्टार्च जैसे था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे टूट जाते हैं ग्लूकोज में। फैट्स टूट जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ठीक है। और प्रोटीन्स जो है वो हमारे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारा मतलब डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब जो फूड है जो हमने डाइजेस्ट कर लिया है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब है कि जो हमारे लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है ताकि वो ब्लड वेसल्स में जाए और फिर ब्लड वेसल्स से पूरी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग में
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। ये विलाई क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके विलाई में। इसके नीचे जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो जो एब्जॉर्ब फूड है वो इस ब्लड वेसल्स में चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज एजिमिलेशन। अब जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है और वो फूड ब्लड वेसल्स में जाएगा और वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करेगा, हमारी पूरी बॉडी में वो जाएगा। जैसे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन जो है वो पूरी बॉडी में चली जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एजिमिलेशन, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्ब फूड को जब यूटिलाइज कर रहे हैं हम एक तरह से, उसको हम एजिमिलेशन बोल रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एजिमिलेशन, ठीक है। अब जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइड है लेकिन शॉर्टर है, ठीक है। चौड़ी तो है लेकिन शॉर्ट है। हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर लॉन्ग है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो वाइडर है और शॉर्टर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो वाटर है या कुछ सॉल्ट्स है अनडाइजेस्टेड फूड में, वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, ठीक है। रेक्टम में चला जाता है, वहाँ पे वो सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम इजेशन बोलते हैं। तो इजेशन क्या है, वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है। वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर एक छोटे से और टॉपिक है डायरिया। तो डायरिया क्या है, जब हम वाटरी स्टूल पास करते हैं तो उसको हम डायरिया बोलते हैं, ठीक है। वाटरी स्टूल पास करने को डायरिया बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हो सकता है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। क्या देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है हम देते हैं डायरिया को सही करने के लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो जानवर घास खाते हैं उनमें डाइजेशन थोड़ी अलग तरीके से होती है। किस तरीके से होती है हम समझते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, काऊ है वो जो घास खा रही है, ठीक है। तो ये जो है इसका ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ये है स्टमक, ठीक है। ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टमक, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं र्यूमन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं र्यूमन, ठीक है। देन ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है। इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ये घास खाते हैं, ईसोफेगस से फूड जो है यहाँ जाता है और फिर वो र्यूमन में उसको स्टोर कर लेते हैं। जो फूड उन्होंने खाया है उसको वो र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं। मतलब वो पार्शली इन्होंने खाया होता है, पूरी तरीके से नहीं खाया होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है। तो जब वो यहाँ पे स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं कड, CUD, कड। तो कड जो है वो वापस से ईसोफेगस के थ्रू उनके माउथ में दोबारा जाता है, वो दोबारा से उसको च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इन जानवरों को जो रूमिनेशन करते हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। रूमिनेंट्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि फूड पहले अंदर गया, र्यूमन में स्टोर हुआ, उसको हम कट बोलते हैं, फिर वापस से फूड आया माउथ में जिसको वो च्यू करते हैं, जिसको रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास में क्या होता है, ग्रास में सेल्यूलोज होता है।
तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता है, इसलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एनिमल्स, जैसे हॉर्सेस हो गए, रैबिट हो गए, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीकम बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है सीकम कहाँ प्रेजेंट होता है? इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सीकम प्रेजेंट होता है। और ये सीकम क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि उनके पास बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, आपने याद रखना है कि फूड पहले कहाँ जाता है? इसोफेगस से स्टमक में जाता है। ठीक है, और ह्यूमन में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर वो खाना जो है वापस से माउथ में आता है, और उस खाने को हम क्या बोलते हैं? कड। वे वापस से माउथ में आता है और फिर उसको क्या करते हैं? वो र्यूमिनेशन करते हैं। ठीक है, र्यूमिनेशन करते हैं और फिर ये खाना जब वो डाइजेस्ट करते हैं दोबारा से, तो खाना डाइजेस्ट होता है। और इनके पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। अगर हम बना के दिखाएं तो अमीबा कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ये जो गोले गोले से बनाए हैं, ये इसके फूड वैक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये अपने आसपास फूड को डिटेक्ट करता है, जैसे ये हमारा फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करता है? अपनी फॉल्स फीट को बाहर निकालता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जिसका मतलब होता है फॉल्स फीट। तो जब ये फूड को डिटेक्ट करता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है, अपनी फॉल्स फीट को बाहर निकालता है, और क्या करता है? इस फूड को अंदर ले लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। फिर ये फूड कहाँ चला जाता है? इस फूड वैक्यूल में। क्या है ये? वैक्यूल है। इस फूड वैक्यूल में खाना जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे जो भी एब्जॉर्प्शन करनी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो है वेस्ट को बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से। तो इस तरह से डाइजेशन होती है अमीबा में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।